services as an outsider and an insider, hindrance in the process of social structural change. बाहरी व्यक्ति व प्रशासनिक व्यक्ति की नजर में लोक सेवा, ढांचागत व सामाजिक परिवर्तनों के मार्ग में बाधाएं, and who better than sir himself to enrich us on this very relevant topic. So now I would like to invite you, sir, to kindly come up and enrich us on this very relevant topic. And meanwhile, I would ask the audience members to kindly pose in their questions on the comment section, whichever questions they want to pose to sir, and later we'll forward the same to sir, and sir will be answering it towards the end of the session. Welcome you, sir. 2 minutes मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन. आदित्य, एक बार आप वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए प्लीज इसकी. आदित्य स्टार्ट हो चुकी है. हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए. आपकी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, लाइव ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है. रिकॉर्डिंग मैं कर ले रहा हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ. ठीक है. हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू. हाँ जी सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं. Once again, I welcome you, sir, to kindly come up and enrich us on this very relevant topic today. Hi, good afternoon everyone. पहले तो मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है? Can you guys hear me? Yes sir, yes sir, perfectly. Yes sir. All right. तो सबसे पहले आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने मुझे इस सेशन के लिए बुलाया और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार. And before I start, I would like to tell a bit about myself so that ये जो सिविल सर्विसेज की बात हम कर रहे हैं इसके बारे में बताने से पहले मैं अपने बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिविल सर्वेंट्स एसेंशियली उसी सोसाइटी से आते हैं, उसी सेटअप से आते हैं जिससे बाकी सारा समाज होता है. बस ये है कि वो एग्जाम क्लियर करके एक ऐसे पोजीशन में आता है जहाँ उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. तो आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आई वर्कड इन एन IT firm when I started my career. तो IT firm में काम किया and I kept on changing jobs because I wanted to explore more. So I worked in a bank, I worked in an IT firm, I have worked in the income tax department, I have been a freelance content writer, I have had my own form of content writing, and then finally I joined the Indian Police Service. Civil services, ये जो concept है civil services का, आपका जो topic है जैसे आप लोगों ने कहा है the perspective between an insider and an outsider. जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोगों के दिमाग में आती हैं कि भाई सिविल सर्विसेज क्या है. एंड एज एन आउटसाइडर हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हमें बहुत सारी चीजें लगती हैं कि वी कैन डू दीज थिंग्स. व्हेन यू जॉइन द सिविल सर्विसेज और जब आप सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के सेटअप में अंदर आ जाते हैं, एंड व्हेन यू ट्राई टू डू दोज थिंग्स, उसमें काफी चैलेंजेस आते हैं, काफी प्रॉब्लम्स आती है. बट अगेन वो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके ही आप उन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. And that is the whole beauty of it. For example, अगर मैं अपनी बात करूं तो when I used to prepare as a civil servant, तो जो one of the major reasons था मेरे लिए कि भाई हमें सिविल सर्विसेज में क्यों आना है या मैं क्यों आना चाहता था, तो I used to think, और मुझे आज भी वो चीज़ लगती है कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अगर आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अपनी मेहनत को एक साथ एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सोसाइटी के काफी सारे लोगों को इम्पैक्ट हो इस तरह के काम कर सकते हैं. एंड ये सिविल सर्विसेज की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आपका जो एक्सपोजर होता है, आपका जो हम कैनवस कह सकते हैं उसे, कि हमारा जो कैनवस है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो कैनवस काफी ब्रॉड होता है. अगर आप एग्जाम्पल लें तो अगर मैं आज मुजफ्फरनगर में पोस्टेड हूँ, मैं इससे पहले यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टेड रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ हम लोग पोस्टेड रहते हैं वहाँ हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. एज अ पुलिस ऑफिसर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पे जो क्राइम का सिनेरियो है, वहाँ पे जो लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, उन सब चीज़ों को हमें टैकल करना है. उन सब चीज़ों में हमें लोगों की एस्पिरेशंस को समझना है कि एक्चुअली पब्लिक को क्या चाहिए, एंड देन वी हैव टू मॉडिफाई आवर सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू दैट. एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज एंड दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसको हम कह सकते हैं. क्योंकि अगर कोई भी सिस्टम है और कोई भी सेटअप है वो सिटीजन फ्रेंडली नहीं है, सिटीजन सेंट्रिक नहीं है, देन इट डज नॉट सर्व अ पर्पस. इन द केस ऑफ इंडिया एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन दिस कंट्री, हमारे बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमें कॉलोनियली हेरिटेज में मिले हैं और वो धीरे धीरे आज की डेट में हम सभी लोग चेंज कर रहे हैं. इन द मॉडर्न टाइम्स हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम काफ़ी ऐसी सारी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं जो उतनी सिटीजन फ्रेंडली नहीं है जितनी मे बी शायद वेस्टर्न कंट्रीज में है. तो इसलिए
हमेशा एज अ सिविल सर्वेंट हम लोगों का ऑब्जेक्टिव और हम लोगों का टारगेट ही रहता है कि हाउ डू यू मेक थिंग्स बेटर फॉर द सिटीजन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि भाई मान लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन है, तो अगर कोई एप्लीकेंट है वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करता है, तो उसको एक पुलिस ऑफिस है वहाँ पे वो अप्लाई करेगा, देन हिज फाइल विल मूव थ्रू डिफरेंट ऑफिसेस एंड देन फाइनली इवेंचुअली इट विल कम बैक। अगर आप पासपोर्ट को देखेंगे, नाउ पासपोर्ट में यू हैव 21 डेज, इन 21 days you will get your passport and उसकी रिपोर्ट आ जानी है। Now this is a time bound procedure that has been set into place. पहले ऐसा नहीं होता था। जो बाकी पुलिस वेरिफिकेशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जामिनेशन और वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है एंड यू अप्लाई टू योर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस कि भाई मुझे मेरा कैरेक्टर वेरिफिकेशन आप करके दे दीजिए। वी ट्राइंग टू मूव द सेम थिंग, उस चीज को भी हम उसी तरह एक टाइम बाउंड प्रोसीजर में ले जा रहे हैं, सो दैट द रीजन भी कि आज की डेट में सिविल सर्विसेज की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन व्हाटएवर यू डू। व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज, इट इज अ सर्विस, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हाउ डू यू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी? जैसा मैंने कहा कि उसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी गिव्स यू अ ह्यूज एडवांटेज इफ यू वांट टू रिड्यूस डिस्क्रिशन एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, लेट्स सपोज उसमें 4 स्टेजेस है और वो फाइल 4 स्टेजेस से मूव करती है। नाउ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन इंश्योर कि देयर इज अ टाइम बाउंड प्रोसेस। अगर वो फाइल टाइमली मूव नहीं करती है, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ, हाउ इट अफेक्ट्स द डिपार्टमेंट एंड हाउ इट अफेक्ट्स द पब्लिक एंड हाउ वी कैन इंप्रूव थिंग्स विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। एज डिपार्टमेंट हेड आई हैव टू इंश्योर कि अगर कोई वेरिफिकेशन की फाइल है, किसी आदमी ने अप्लाई किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, आपको बोला गया कि भाई आप नेक्स्ट 15 डेज में हमें वेरिफिकेशन की फाइल दीजिए। अगर पुलिस आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन 15 डेज में नहीं कर पाती, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो सिस्टम आपके लिए काम नहीं करता है। आपके लिए उस एंटायर जो गवर्नमेंट की सर्विस है पुलिस वेरिफिकेशन की, दैट इज यूजलेस बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड यू इन द गिवन टाइम फ्रेम द रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट यू वांट। सो फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज माय जॉब टू इंश्योर कि अगर कोई भी सिटीजन है वो किसी भी ऐसी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहा है, he should get a time bound result out of that. Technology helps us in this that we are able to track our files time based and we can see कि कोई फाइल अगर किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है विदाउट रीजन, नाउ आई कैन कॉल देम अप एंड आई कैन आस्क देम कि भाई ये फाइल आपके यहाँ 3 डेज से ज्यादा पेंडिंग है। विदाउट टेक्नोलॉजी व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास नॉर्मल फाइल्स होती हैं, एक नॉर्मल फाइल होगी, वो फाइल अलग अलग डेस्क पे मूव कर रही है जैसे पहले मूव किया करती थी। यू डोंट नो, द पॉइंट बीइंग कि आई डोंट नो कि कौन सी फाइल कहाँ पेंडिंग है। टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, विद माय मोबाइल एप्लीकेशन, विद अ स्मॉल एप्लीकेशन, आई कैन चेक कि मेरे पास यहाँ इतनी इतनी फाइल्स पेंडिंग है। आई कैन कॉल दैट गाय, आई कैन टेक केयर कि वो टाइम बाउंड डिस्पोजल उसका हो रहा है। फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू आर एन एप्लीकेंट, अगर आपको ये पता लग रहा है कि ओके ऑन 2 अगस्त आपने अप्लाई किया, 10th में यहाँ गया, 12th में यहाँ गया, 14th एंड 18th यू गेट योर फाइल। नाउ दिस इंश्योर्स कि जो एप्लीकेंट है ही एक्चुअली नोज व्हाट इज हैपनिंग टू एंटायर प्रोसेस। This is transparency and accountability. So when we talk about civil services, my whole objective is, जैसे आपने कहा कि what are the hindrances to the socio-cultural change? In those things, I feel that technology has a huge role because it allows us to make our systems more transparent and more accountable. And जितना ज़्यादा हम transparency and accountability system में लेके आएंगे, उतने ज़्यादा chances कम हो जाते हैं for all the different kind of problems that we have, which might be corruption, which might be red tape, which might be bureaucratic delay, or which might be कि individual जो person है उसके behavior की वजह से the entire working is affected. इसके साथ साथ there's another thing that I would like to touch upon. I think the biggest barrier जब हम बात करते हैं कि socio-cultural change, because of the kind of work that I do, I am getting access to a lot of things that happen throughout my district, my state, my country, and we analyze those things from the point of view of the police, and we look at things from multiple perspectives. One of the major things, जब आप ये बात करते हैं कि what are the major hindrances to socio-cultural change, I think the biggest problem, the biggest challenge as a country for us, it has always been and will always be, is that we should be able to respect the opinions of different people. We should be able to appreciate different cultures. जब भी हम सोशियो कल्चरल चेंज की बात कर रहे हैं,
आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि चेंज इज नॉट इजी, चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। व्हाई चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट? क्योंकि हम लोग अपने कंफर्ट जोन में काम करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन, हर आदमी का एक कंफर्ट जोन होता है। आपका अपना घर है, आप होटल भी जाएंगे, बाहर घूमने भी जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली जब आदमी अपने घर आता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपका एक कंफर्ट जोन है। आपके अपने फ्रेंड्स हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने फ्रेंड्स होंगे। सडनली अगर आप नए फ्रेंड्स बनाओगे तो आपका कंफर्ट एकदम से उनके साथ उतना नहीं हो जाएगा जो आपके कॉलेज स्कूल के दोस्त होंगे उनके साथ होगा, क्योंकि हमारा सबका एक अपना कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन इज फाइन। द प्रॉब्लम कम्स जब हम दूसरे कल्चर्स को, दूसरे के ओपिनियन को, इट माइट बी बेस्ड ऑन एनीथिंग, इट माइट बी अ डिफरेंट कल्चर, इट माइट बी अ डिफरेंट कास्ट, अ डिफरेंट रिलीजन, इट माइट बी अ डिफरेंट रीजन, इट माइट बी एनीथिंग। हमसे वो बंदा, वो बंदी, वो आदमी अलग है किसी चीज में। वी शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि उसके ओपिनियन को, आप उसके ओपिनियन से अग्री नहीं करते हैं, परफेक्टली फाइन, दैट इज योर इंडिविजुअल चॉइस। आप अग्री नहीं करते हैं, आप अग्री मत करिए, but the way we react, that is what will define how the socio-cultural setup of the country will change. अगर आपका किसी let's say online, या आपका कोई अपना फ्रेंड है, you have difference of opinion, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, it might be a political topic, it might be a cultural topic, it might be कुछ भी, if you don't agree, that's fine, but आज आप क्या देख रहे हैं, if you analyze these things, be it on social media, आप ट्विटर पे देखिए, आप फेसबुक पे देखिए, you find it on a lot of platforms. If you don't agree, people use offensive language, people use abusive language. This is something I think that is one of the biggest challenges for our youth today. हम लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है, and we need to understand this basic concept कि it is fine that you don't like someone's opinion, you don't agree with them. But that should not be a reason to use offensive language and vulgar language for anybody on any platform. हमारा इंडिया का, as a democratic setup, we might not be very old. We got our independence in 1947. But as a culture and as a civilization, we've been very old. Maybe much, much, much older. Definitely much, much older than almost all of the civilizations elsewhere. And one of the basic things that has always been with us, जिसको हम हिंदी में सहनशीलता कहते हैं, the ability to understand and accept that the other person might have an opinion which is different than yours. You don't have to agree, but you don't go shouting at him that either you accept my opinion or I'll harm you. So from my personal perspective, I think this is one of the biggest challenges, hindrances to the socio-cultural change in this country. आप नॉर्थ से हैं, साउथ इज अ डिफरेंट कल्चर फॉर यू। आप हरियाणा से हैं, यूपी इज अ डिफरेंट कल्चर फॉर यू। आप यूपी से हैं, वेस्ट यूपी एंड ईस्ट यूपी इज अ डिफरेंट कल्चर फॉर यू। आप इंडिया से बाहर चले जाएंगे, द एंटायर कंट्री इज अ डिफरेंट कल्चर फॉर दैट पर्सन। अब विद इन द कंट्री आप रिलीजन पे डिफर कर सकते हैं, कास्ट पे डिफर कर सकते हैं, आपके अपने सेटअप पे डिफर कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो बिजनेसमैन हैं। अगेन ये भी एक अलग अलग कल्चर्स हैं। I think this is something where we need to work. This is one of the biggest challenges that we as civil servants are also facing, and I think we as a society are also facing. हमारे अपने opinions, जैसे आपने hate speech, आपको रोकना है, not to panic, freedom of speech पे बात कर सकते हैं, लेकिन hate speech है, लेकिन आपको रोकना पड़ेगा. There shouldn't be language of hurt. जहाँ तक इलेक्शन की बात है कि हमारे पॉलिटिकल चॉइसेस को करेगा, तो फेसबुक भी एक जरिया रहेगा, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. बाकी सोशल मीडिया भी रहेंगे नजरअंदाज. कोई बोल रहा है तो फेक न्यूज की तो संभावना पहले से थी, वो अखबारों में भी आती थी, आप छपवा देते थे. I think someone is speaking. I can't see anything. Everyone else. ये है, तो आप लोग Thank you. I would like the host to please keep everyone else on mute. So you may please continue. Sorry for the interruption. Yeah. So I think somebody was speaking. So you can just
note down whatever thoughts you have and we can discuss them. I am about to finish. After that, I am more than happy. आपके जो भी questions हैं, you can put them to me. I'll answer them. So as I was saying, I would like to sum it up with this basic thing that constructive debate is more important. Rather than saying you are right, I am right, you are wrong, and ending that thing, we should focus more on a constructive debate where we can actually discuss and talk about things and come up with something better. Instead of shutting down people that you are right, you are wrong, तुम्हारी ये बात गलत है, I am not going to have a discussion with you. Focus on that. Other than that, the one more thing that I would like to say, जो सभी participants हैं, and I am assuming that इसमें कुछ students भी होंगे. Whatever path you choose in life, आप किसी government service में जाते हैं, private sector में जाते हैं, you go into your own business, whatever you do in your life, there are multiple ways in which we can contribute to our society. One of the basic ways is कि when you are in a particular setup, you always try to focus कि how you can bring a change that is a long-term change. It might be a small thing, it might take years for it to come up, but always try to work, whether you're in a private sector, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, try to focus कि how can you make things a little better. When I say make things a little better, what I mean is कि हम ऐसी चीजों पे focus करें जिससे हमारा जो societal setup है, अगर कोई उसमें कोई ills हैं, कोई problems हैं, so we can work on them and we can make those things a little better over a period of time. And since we have maybe let's say 10-15 minutes left or 20 minutes, I don't know, I would like to allow people to, let's have an interactive session. मैं काफी देर बोल लिया. If anybody has any questions, anybody would like to ask anything, please feel free and go ahead. Thank you so much, sir, for inspiring us with your words. Now, I would like to request everyone, all our audience members, to kindly pose in the questions that they have. Sir would be answering all of them. So you can type down your questions on the chat box and we'll be forwarding the same to sir and sir will be answering them. So kindly ask your questions. And till the right, sir, I want to ask you one question. Considering the fact that you have talked about tolerance, how people are becoming less and less tolerant, how as civil servants, what are the kinds of limitations that you feel? Because as outsiders, we feel that you civil servants have immense power to change everything that you want to. But what are the limitations that you feel while dealing with people who are intolerant towards people of other cultures? See, one thing that you need to understand is that as a civil servant or as a government servant, I follow the rules and I try to make things fine within that. But and when somebody does something which is against the law, I'll take penal action and I'll ensure कि भाई उस आदमी को punishment मिले. If an अगर उसके खिलाफ FIR होनी है, जेल जाना है, वो सारी चीजें we do all of that. But that is something that we do on a legal front. What we also do is कि हम अलग-अलग platforms, जैसे ये भी एक platform है, rather than that other platform के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों को ये they get more tolerant up, and it's not, I don't think the word is tolerant. Actually, it's not कि हम किसी दूसरे को opinion tolerate कर रहे हैं. I think it's more about कि हम actively engage कर रहे हैं, proactively engage कर रहे हैं लोगों के साथ, and we understand different opinions. So we are working on two fronts. अगर we also have to create this example कि अगर if somebody crosses the line and they do something which is against the law, they will be penalized for it. And at the same time, that is not our major objective. The major objective is कि हमें लोगों को encourage करना है, उनको समझाना है. So हमारा जो limitation है वो यही है. This is not something जो मैं force कर सकता हूँ किसी को. I can talk to people, I can engage with them, I can help them understand कि this is how you should, actively engage and respect other people. But this is not something that can be forced on somebody. ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी तुम्हें ऐसे ही बात करनी है. I can encourage them and talk to them. That's my limitation in this case. I have a few questions, so I think I'll answer them. There's a question from Ayush Chaudhary who asked that, sir, till how much level politics influences the working of civil servants? See, I'll answer it in this way that a civil servant does the work the way it is mandated by the law. जिस तरह से कानून के आधार पे हमें काम करना होता है, हम उस हिसाब से काम करते हैं. There is the influence and the interference जो हम पढ़ते रहते हैं, जो सारी चीजें होती हैं, that does not exist in that manner. जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आप एक चीज समझिए कि सिविल सर्वेंट के पास अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको उनको फॉलो करना है. पॉलिटिक्स एक अलग सेटअप है. वी इंटरैक्ट विद देम क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटिव सेटअप भी होता है. देयर माइट बी गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके मिनिस्टर्स हो सकते हैं, उनके एमएलएज हो सकते हैं, एमपीज हो सकते हैं. नाउ दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स. दे रिप्रेजेंट द विशेस ऑफ द पब्लिक.
So you we interact with them on a regular basis. But हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं. There is this next question from Preeti Rai that, sir, as a civil service aspirant, I really want to know how to strike the right balance between our family responsibilities and the dedication, that time investment required for our career. Okay. See, अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, so my suggestion आपको ये होगा कि you have to understand कि जितने टाइम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, your priority has to be civil services. आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, डेफिनेटली होंगी. They might be that you are married, they might be कि आप एक जॉब कर रहे हैं, you cannot leave your job and go for preparation. There might be financial problems, जो भी हैं. But my simple suggestion would be कि बैलेंस नहीं है इसमें, ठीक है. You are preparing for civil services, you are preparing for civil services. आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, you take care of them. बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा आपके पास जो भी टाइम बचता है, डेडिकेटेड टू सिविल सर्विसेज. क्यों? क्योंकि यू हैव अ लॉट टू स्टडी, यू हैव अ लॉट टू कवर एंड यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम. इट्स नॉट कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इट्स नॉट कि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है. इट्स जस्ट दैट कि आपका सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है. यू नीड टू स्पेंड इन टाइम. तो जब हम बैलेंस की बात करते हैं, तो बैलेंस शुड बी सच कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपको करनी है, डेफिनेटली डू देम. बट अदर देन दैट, you spend maximum time in following your strategy for civil services and going ahead with it. Spend the maximum time possible, जो भी आपके लिए possible है. There is no perfect balance, वहाँ पे कोई balance नहीं होता है. Balance बस यही होता है कि जो आपकी problems हैं या जो आपकी अपनी responsibilities हैं, आप उनको पूरा कर रहे हैं, बाकी सारा टाइम अपना civil service की तैयारी करते हैं. We see a lot of questions from everyone. So another question from Abhishek to you. सर, आपने कब सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है और क्या उद्देश्य था आपका कि इसलिए आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है? See, जैसे मैंने बताया, I did a few different jobs. I worked in a bank, I worked in the IT sector, I worked as a freelance content writer. I did a lot of jobs and I realized कि civil services एक ऐसा platform है. After working for 4-5 years in different sectors, I realized कि civil services एक ऐसा platform है जहाँ से मैं societal level पे, if I want to bring a good change, if I want to do something, I can do that on a large scale. You know, मुजफ्फरनगर for example एक district है. अगर मैं यहाँ पे कुछ अच्छा करने का कोशिश करता हूँ, तो it allows me, ये मुझे एक platform मिलता है जहाँ मैं एक अच्छा काम कर सकता हूँ, एक बड़े level पे, एक बड़े scale पे. And I am happy to tell you कि I am very, satisfied. मैं actually वो चीजें करने की कोशिश करता रहता हूँ, अभी भी करता हूँ. And काफी जगह हमारी चीजें successful होती हैं, जहाँ नहीं होती हैं, we work on them and we do it again. But I think the major thing is कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको जहां से आपके जो आइडियाज हैं, आपको अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है. यू कैन वर्क ऑन अ ह्यूज लेवल, यू कैन वर्क ऑन अ ब्रॉड स्केल एंड दैट वाज माय मेजर रीजन. एंड आई एम हैप्पी टू से कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और वो आज भी मुझे मिल रही है. एंड आई एम हैप्पी कि मैं वो चीजें कर पा रहा हूं. Next question is from Shivam Rai about political interference, and I believe sir has already answered this question. So we'll be moving to the next question from Saurabh Panwar. Sir, how liberal education is important for a civil servant? See, सिविल सर्वेंट की जब आप बात करते हैं, तो द फैक्ट इज कि यू हैव अ प्रोसीजर जिसके थ्रू एक सिविल सर्वेंट आता है. बट जो बातें मैंने अभी आप लोगों से कही हैं, टॉलरेंस, हैविंग अ कंस्ट्रक्टिव डिबेट एंड ऑल दोस थिंग्स, दे अप्लाई इक्वली टू सिविल सर्वेंट्स. अगर मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मेरी एजुकेशन, मेरा लिबरल माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Because I am working on behalf of the government and it is my job to work without any favor or bias. चाहे वो किसी भी लाइंस पे फेवर हो या बायस हो, चाहे पॉजिटिव बायस हो या नेगेटिव बायस हो, किसी कास्ट, किसी रिलीजन, किसी व्यक्ति विशेष के फेवर में या अगेंस्ट, आई शुड नेवर बी बायस्ड. तो सिविल सर्वेंट के लिए ये जो लिबरल अप्रोच है और ये जो नॉन बायस्ड अप्रोच है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक ऐसे सेटअप के साथ काम करें ताकि पब्लिक के अंदर ये मैसेज रहना चाहिए कि दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन गो विद योर प्रॉब्लम्स एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन विदाउट एनी बायस और फेवर, बिकॉज़ दैट इज व्हाट अ गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू डू एंड वी वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, हम गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं एंड दिस इज आवर जॉब. So there's another question from Web. That, sir, as a civil servant, what qualities do you want to develop by students from their preparation days who want to join civil services? In other words, what are the qualities you believe that students or aspirants of civil services should have in them? Okay, see, there are two things.
वन इज कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एस्पिरेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, और आप सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो सिविल सर्वेंट में क्या होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आई वुड से अ फ्यू थिंग्स कि यू नो ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि जो चीज आप कर रहे हैं दैट इज द राइट थिंग, कि आप सही चीज कर रहे हैं। ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, दैट बेसिक कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। एंड नेवर गेट पैनिकी, कभी पैनिक नहीं करना है किसी, जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी और की तैयारी को देख के पैनिक नहीं करना है कि उसने इतना पढ़ लिया है, मैंने इतना कम किया है, वो कोचिंग कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ऑलवेज हैव अ क्लियर स्ट्रेट माइंड, डेडिकेटेड फोकस कि मुझे ये करना है एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में, you'll find a lot of people who are giving good advice and these are people who have been selected into the civil services. उनके अपने ब्लॉग्स हैं, उनके राइटअप्स हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, बहुत सारे लोग हैं, there are videos on YouTube selected candidates के, you'll get very good advice. So you just follow it, have basic confidence and follow a simple strategy, एक strategy बनाइए and you stick to that. बार बार deviate नहीं होना है, बार बार इधर उधर नहीं होना है. When we talk about civil servant, there's another question. I'll just finish this कि जब आप सिविल सर्वेंट की बात करते हैं तो क्वालिटीज जो है व्हाट आई वांट सिविल सर्वेंट के जो मुझे लगता है होनी चाहिए वो ये है कि यू शुड ऑलवेज डेवलप दिस थिंग दैट यू शुड बी अनबायस्ड। जब आप किसी भी चीज को देख रहे हैं यू शुड हैव द एबिलिटी टू लुक एट थिंग्स विदाउट एनी बायस, क्योंकि अगर वो चीज हमारे अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं है तो वो चीज हमारी जॉब में भी रिफ्लेक्ट होती है। ऑलवेज हैव दिस थिंग कि अगर आप किसी भी चीज को देख रहे हैं डोंट लुक एट इट थ्रू द लेंस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के लेंस से नहीं देखना है, वो चीज को उसके मेरिट पे देखिए, वर्क ऑन इट बेस्ड ऑन इट्स मेरिट। So there's another question from Soumya Singh. She asks that how is it difficult to be diplomatic regarding working services and the stress of giving a reasonable statement. That is, how to be diplomatic regarding working services. Can you repeat that question? I'm trying to find it. Yes. So the question is that how to be diplomatic regarding working services and is there any stress of giving reasonable statements? See, the fact is कि when you talk about services, तो civil services are, हमारे कुछ conduct rules होते हैं. There are some things that we can do, some things we can't do. It's part of the job. It's just like any other job. आप किसी भी job में जाते हैं तो every job has certain preconditions. Similarly, civil servants have their own conduct rules. So we work according to those conduct rules. We speak according to those conduct rules. And wherever we need to say something, we follow those conduct rules because we are bound by them. Because I am a civil servant. The government has given me a position where I'm supposed to work in a particular manner. And they've asked, this is how you're going to, these are some things that you can do, you can't do. They come with part of the job. So we follow those conduct rules whenever we talk. It's not about being diplomatic. It's about understanding the problems. अगर हम कहीं जिसको हम ये कहते हैं कि भाई डिप्लोमेटिकली बात करें, इट्स नॉट अबाउट डिप्लोमेसी, आपको समझना पड़ेगा, हम उसे डिप्लोमेटिक बोल सकते हैं, बट द रियलिटी इज कि हमारा फोकस इस चीज पे होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड सोसाइटी में मल्टीपल लोगों की मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। सेम इश्यूज में एक सिंगल इंसिडेंट के अंदर अगर दो पार्टीज हैं तो दोनों के अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, दोनों के अपने अपने अलग इश्यूज हो सकते हैं। एज अ ऑफिसर, एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इट इज माई जॉब टू अंडरस्टैंड both of them is right and do that. That is what I'm supposed to do. So there's another question from Preeti Rai. She asked that how should an aspirant cope up with failure? Okay, yeah. So I think this is the most important question जो मैं कहूँगा आज के पूरे उसमें, because you see it is very important that you understand. I have been at that stage, तो मैं जानता हूँ कि जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं हमें दुनिया में और कुछ दिखाई नहीं देता है. That is the whole thing that matters to us. हमें लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ और बनना नहीं चाहते, कुछ और करना नहीं चाहते हैं, हमें सिर्फ सिविल सर्विसेज ही करना होता है. बट सिविल सर्विसेज में आने के बाद, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड एंड आई वुड लाइक टू शेयर दिस, कि सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट ये एक प्लेटफॉर्म है. चाहे आप किसी भी रीजन की वजह से आ रहे हैं, आपको लगता है कि आप सोसाइटी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसका कोई अंत नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर कि सिविल सर्विसेज इज एन एग्जामिनेशन. इट डज नॉट डिसाइड कि आप केपेबल हैं या नहीं हैं. इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन. आप सिलेक्ट होते हैं, बहुत अच्छी बात है. अगर आप नहीं भी सिलेक्ट होते, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर कोई डाउट या सवाल नहीं है. जब आप नहीं क्लियर करते हैं तो आपके आसपास के लोग, सोसाइटी के लोग हो सकता है बहुत बातें बोलेंगे,
बट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि सिविल सर्विसेज आपके कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं है. आई हैव, मेरे अपने पर्सनल फ्रेंड्स हैं, दे कुडंट क्लियर द एग्जामिनेशन, आज उनके अपने बहुत अच्छे एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क, एंड वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने फील्ड में जिसमें उनका एक्चुअल जेन्युइन इंटरेस्ट था, एंड उन्होंने अपना नाम बनाया है, कंट्री लेवल पे उनका नाम है. लेकिन द होल कॉन्सेप्ट इज दिस, अपने माइंड में कभी भी ये नहीं मानना है कि सिविल सर्विसेज में अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आपके साथ कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम है या आप केपेबल नहीं है. एक एग्जाम था, आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं किए, ये आपकी बाकी चीजों के बारे में कुछ नहीं बोलता है. यू आर सपोज टू, आप अपना हार्डवर्क उसी तरह से करिए किसी भी चीज के बारे में. डेफिनेटली दुख होता है जब हम किसी चीज में हम एक टाइम देने के बाद सक्सीड नहीं कर पाते हैं, डेफिनेटली उसमें दुख होता है, वो दैट इज अंडरस्टैंडेबल, वो सारी चीजें समझ में आती है. आफ्टर सम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर अ यंग पर्सन, आपकी पूरी लाइफ आपके आगे है, एंड अगर आप हार्डवर्क करेंगे यू विल डेफिनेटली नॉट फेल. फेलियर एक पर्टिकुलर इवेंट से आपकी लाइफ का फेलियर डिफाइन नहीं होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. So there's a very interesting question from Priyank Tyagi who asked, Human Rights Authority and media IPS के काम को किस तरह से मुश्किल बनाता है, आप सभी से कैसे डील करते हैं? ह्यूमन राइट्स अथॉरिटी और मीडिया एक IPS के काम को किस तरह से मुश्किल बनाता है? See, as a police officer, I am supposed to follow the law, और ये सारी चीजें जो लॉ के स्टिपुलेटेड होती हैं डिफरेंट चीजों में मुझे करनी होती है. नाउ देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम पीयर ग्रुप्स बोलते हैं इनको, हम इनको प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं, हम इनको डिफरेंट सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं. इसमें मीडिया का रोल है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, सबके अपने अपने रूल्स हैं. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इंडिया, सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल कंट्री. यहाँ अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं जिनके अपने अपने इश्यूज भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं. अगर आप ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर वो किसी इशू को टेकअप कर रहे हैं तो दैट इज देयर जॉब, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरीबडी शुड हैव अ बैलेंस. अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, एवरीबडी शुड हैव अ बैलेंस. अगर मीडिया है तो मीडिया का भी बैलेंस होना चाहिए कि मीडिया क्या काम कर रही है, क्या काम कैसे नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है. उसी तरह पुलिस है, पुलिस के ऊपर भी बैलेंस होना चाहिए. तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एक बैलेंस के लिए है. अगर सारी चीजें बैलेंस में काम करती हैं देन इट्स अ वेरी गुड थिंग, और वो बहुत अच्छी चीज है और उसी तरह होनी भी चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी अच्छी चीजों को मीडिया प्रेजेंट करती है तो लोगों को पता लगता है कि दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ पुलिस, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई गलत काम हुआ था तो मीडिया उसके बारे में बताती है. दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि ओके, देखिए, नो पर्सन, नो ऑर्गेनाइजेशन इज परफेक्ट एंड ऑलवेज करेक्ट. हर जगह देयर आर पीपल हु मेक मिस्टेक्स. मिस्टेक्स बोनाफाइड भी हो सकती है, मेलाफाइड भी हो सकती है, और हमारे डिपार्टमेंट भी अगर ऐसा होता है तो वी टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम. कई बार जब ऐसी चीजें होती हैं तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन या मीडिया उसको हाईलाइट करती है, उसके बारे में बताती है लोगों को, एंड दैट वी टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन जब हमें लगता है कि हाँ ये चीज गलत है. सो आई डोंट थिंक कि वो काम को मुश्किल बनाते हैं. आई सिंपली बिलीव कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत जरूरत है. मीडिया इज नेसेसरी जहां कमियां हो उस कमियों को दिखाने के लिए. ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस आर नेसेसरी कि अगर एक्चुअली ह्यूमन राइट वायलेशन कहीं हुआ है तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना जरूरी है. इट इज वेरी मच नेसेसरी कि गवर्नमेंट या अन्य कोई भी सेटअप हो, किसी के पास फ्री हैंड अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए. एवरीबॉडी इज सब्जेक्ट टू बेसिक स्क्रूटनी, ताकि वो खुद रूल्स को वायलेट करना ना शुरू कर. So there's this question from Pragyasha. She talks about how youths indulge in heinous crimes like rape, murder, etc. And she's asking you, what do you think is the possible reason behind youth indulging in such activities, and how can we overcome it as a society, as a country? See, one of the major things that we need to understand is कि अगर आप if you look at the times of today, आज के टाइम में we need to understand this thing कि there are a lot of opportunities, but those opportunities require कि we put in our efforts. For example, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी टिकटॉक चला के नहीं कर सकते हैं, आप सिविल सर्विस की तैयारी फेसबुक चला के नहीं कर सकते. अब आप लोग कहेंगे, आपके साथ ऐसे भी लोग होंगे जो सिलेक्टिव जो कहेंगे कि मैंने फेसबुक भी यूज किया, मैंने ट्विटर भी यूज किया, मैंने सब कुछ यूज किया और मैंने फिर भी क्लियर कर लिया. डेफिनेटली हो गए, बट व्हाट इट डज इज कि आपकी डेडिकेशन, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी विल पावर को तोड़ते हैं ये चीजें. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हेन यू आर एट अ यंग एज एंड यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ,
आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू एंड यू हैव टू गिव इट योर हार्ड वर्क। आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लीजिए, वेदर इट इज स्पोर्ट्स, सिनेमा, सिविल सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, एनीथिंग। जो भी अच्छे लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, ऐसा नहीं था कि वो बचपन से उस चीज में बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। दे गिव इट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, दे गिव इट अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, दे गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम, और वो मेहनत उन लोगों ने उसमें करी है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट द यूथ नीड्स टू डू। ये जो चीजें आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि डेफिनेटली क्राइम में एक रेशियो है, एंड वी नीड टू टेल आवर यूथ कि आपकी पूरी लाइफ है। क्या होता है कि जब आप यंग होते हैं, आपको वो अगले कुछ साल बड़े अच्छे लगते हैं, यू नो, आप वीडियोस बना रहे हैं अपने सेल्फीज एंड ऑल ऑफ दिस इज फाइन, ये आपकी इंडिविजुअल लाइफ है, यू आर सपोज्ड टू डू, जो आपको मन में आया आप वो कर सकते हैं। बट हाउ डू यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? क्या आप अगले 50 साल तक सिर्फ यही करना चाहते हैं? लेट्स से यू आर 20-25, दिस इज व्हाट यू वांट टू डू फॉर द नेक्स्ट 50 years? हाउ डू यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ? डोंट यू वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल? आप ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहते जो करने में मजा आए, जिसमें आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर आदमी समाज सेवा करना चाहता है। हो सकता है आपको खेलना पसंद है, हो सकता है आपको दौड़ना पसंद है, हो सकता है आपको एक्टिंग पसंद है, हो सकता है आपको घूमना पसंद है। लिटरली हर फील्ड में देयर आर अपॉर्चुनिटीज जहां आप काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। बट आई थिंक वी नीड टू फोकस आवर एनर्जी, क्योंकि वो डिफाइन करेगा आप किस क्वालिटी की लाइफ जीने वाले हो। हम ये चीज भूल जाते हैं। दिस इज व्हाट द यूथ नीड्स टू अंडरस्टैंड। अभी आपको मजा आ रहा होगा, हो सकता है ये करने में, वो करने में, बट आपको ये समझना है कि अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि आप अपनी और अपनी फैमिली के लिए अच्छे से एक स्पेस है आपके पास, आप एंजॉय कर रहे हैं, और आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसको काम करने में आपको मजा आता है। इफ यू वांट टू डू दैट इन योर यंग टाइम, यू नीड टू फोकस एंड डेडिकेट इट टू समथिंग दैट यू एक्चुअली वांट टू डू, जिसमें आपको अच्छा लगता है। यू टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स। खाली टाइम इधर उधर टाइम पास करने की बजाय जस्ट फोकस कि व्हाट डू यू वांट टू डू, आपको क्या अच्छा लगता है, एंड यू वर्क टुवर्ड्स इट, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। बट यू हैव टू स्पेंड टाइम एंड अंडरस्टैंड कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। ओके, नाउ इसके लिए करियर ऑप्शंस क्या पॉसिबल है? ये ऑप्शंस पॉसिबल है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डू आई नीड टू स्टडी? डू आई नीड टू वर्क ऑन समथिंग एल्स? क्या मुझे कुछ और करना है? कोई एग्जाम तैयारी करनी है तो आप तैयारी करेंगे। अगर आपको यू नो रनिंग करनी है क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, फिजिकल फिटनेस पे काम करना है, तो आप वो करेंगे। बट यू नीड टू गिव योर टाइम कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे करना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ। आई थिंक यूथ को लाइफ को देखने की जरूरत है, अगले 1 साल, 6 महीने, 2 साल को देखने की जरूरत नहीं है। लुक एट हाउ यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। So now there's a question from Varnika, which is probably a question from all aspirants. So tips for interview. Okay. देखिए, पहली चीज, आप जो भी अपना डीएफ फॉर्म भर के भेजते हैं, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप एक इंजीनियर हैं और आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपने 10 साल पहले भी इंजीनियरिंग करी है, या 2 साल पहले करी है, 4 साल पहले करी है, आपको अपने फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने यू नो सोशियोलॉजी में मास्टर्स करी है, आपको सोशियोलॉजी के जो आपके अपने सब्जेक्ट्स हैं, आपके थिंकर्स हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, आपको अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। यू विल बी, ये वो चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं और क्या कहते हैं, नहीं भी पूछी जा सकती हैं, बट दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू आर सपोज्ड टू। आपको अपने स्टेट के बारे में, अपने सिटी के बारे में, आपके स्टेट की जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि यू नो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो अपनी हॉबीज लिख रहे हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। राइट नाउ कंट्री में और पिछले साल भर में जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं, यू शुड नो, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो यू शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 23 मार्च को जा रहे हैं, तो आप 23 मार्च का जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, आपको पता होना चाहिए। आप अगर एक रेड टाई, मैं अपने इंटरव्यू के बता सकता हूँ कि मैंने रेड टाई पहनी थी, तो मुझे पूछा गया था कि रेड टाई में रेड कलर का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, मैंने अपनी हॉबीज में साइंस फिक्शन मूवीज लिखी थी, तो मुझे कम से कम 10-12 क्वेश्चन साइंस फिक्शन मूवीज के ऊपर पूछे गए थे। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड मेरे से पहले जो एस्पिरेंट था, मेरा जो इंटरव्यू था वो 23 मार्च को था, इसीलिए मैंने 23 मार्च बोला। तो मेरे से पहले वाले कैंडिडेट से पूछा गया था कि 23 मार्च का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे या आपने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया है। So you need to be prepared for all kinds of things. And the most important thing, अगर आपके से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं,
सही भी है, गलत भी है, या अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यूज है, और उससे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर, या व्हाट डू यू थिंक कि इसमें क्या होना चाहिए। ऑलवेज ऑलवेज गिव अ बैलेंस्ड आंसर। आपके आंसर बैलेंस्ड होने चाहिए। यू आर अ सिविल सर्वेंट, रिमेंबर दिस। यू आर सपोज्ड टू हैव अ बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड। आपका ये नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल ही गलत है और ये बिल्कुल ही सही है, अनलेस कोई आपसे लॉ की चीज पूछ रहा है। अगर आपको पूछ रहा है कि भाई क्या कहते हैं मर्डर क्या है, तो मर्डर इज अ क्राइम, इट इज 100% रॉन्ग, अंडरस्टैंडेबल। बट अदर देन दैट, आपके आंसर्स बैलेंस्ड होने चाहिए। दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज दीजिए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज बताइए, एंड देन यू टेल कि साहब ये ठीक है, ये गलत है, एंड दिस इज हाउ थिंग्स शुड गो। यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर 1 second, आई हैव टू टेक अ कॉल। Sure, sir. हेलो बंशद। हेलो। तो हाँ जी। हाँ जी, वो क्या वो गेस्ट को बंद हो गया शायद। नहीं नहीं, वो सर का को इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है कोई, इस वजह से वो हाँ जी 2 मिनट या 3 हाँ मिनट के जी लिए लेफ्ट हुए हैं, ठीक है अभी ठीक वो है। ऐड हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, मैं 1 सेकंड के लिए सबको म्यूट कर देता हूँ, फिर उसके बाद ना कोई ऑन नहीं कर पाएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ जी, ओके। हाँ जी या हो गया सर हाँ ज्वाइन, जी, आप अब कोई स्टार्ट। अपने को म्यूट नहीं कर पाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस सर, यू Sir कैन has स्टार्ट नाउ। joined us back. Yes, sir. We'll continue. Any more I questions? think so. Yes, sir, was almost done with the previous question. So, sir, there's another question. Ayush Chaudhary is asking that as an SSP, what challenges you faced during this lockdown period, and how did you manage to cope with all these challenges? देखिए लॉकडाउन के टाइम पे दिस लॉकडाउन वाज समथिंग व्हिच वाज समथिंग व्हिच हैड नेवर हैपेंड बिफोर, पहले कभी हुआ नहीं था, और इट वाज अ कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर एवरीबॉडी इंक्लूडिंग द पुलिस एंड द डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे कि भाई हमें बॉर्डर सील कर रहे थे, हमें लोगों को घर में भी रखना था, बट वी नीडेड टू इंश्योर कि जो बेसिक सप्लाईज है, चाहे वो फूड की हो चाहे अन्य किसी भी चीज़ की हो, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसके ऊपर डायरेक्टली हमें काम करना पड़ा था। वी नीड टू इंश्योर कि हम कुछ टाइम दें पब्लिक को, वो अपने एसेंशियल सप्लाईज खरीद सकें, अपने घर में स्टोर कर सकें, और बाकी टाइम वो घर में भी रहें। उसके अलावा अगर कोई मिसयूज कर रहा है उन परमिशंस का, तो हमें उसको भी देखना था। वी नीडेड टू इंश्योर कि जैसे आपके फूड ग्रेन्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये कई बार दूसरे स्टेट से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो वो जो ट्रक्स या जो आपके ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, जो इंटर कंट्री था पूरे लॉकडाउन होने के बाद, इट शुड कंटिन्यू, वो मेंटेन हो, वो चलता रहे। मतलब वी नीड टू इंश्योर, एक जो कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स थी कि लॉकडाउन भी बना रहे, पूरी चीजें मैनेज भी रहे, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं, जो बेसिक सर्विसेज हैं वो भी लोगों को मिलती रहे,
कोई ऐसा स्टारवेशन का प्रॉब्लम नहीं आया, कहीं लोगों को बेसिक प्रॉब्लम नहीं आए क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं थे, बहुत सारे लोगों के पास पैसों की प्रॉब्लम हो गई थी, अन्य अन्य तरह की प्रॉब्लम्स थी। सो वी नीड टू इंश्योर कि लोग की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोविड से वो अपने घरों में भी बने रहे, बट उनके साथ साथ उनके जो बेसिक इश्यूज हैं उसको भी हम टैकल कर सकें। सो वी हैड टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स साइमल्टेनियसली, दैट वाज अ मेजर चैलेंज। और हमने करा उसको, मतलब वी फाउंड आउट सिस्टम्स एंड लगातार धीरे धीरे मैनेज करते हुए वी डिड दैट। So there's a different kind of a question from Kulvardhan. He asked that there was a police encounter that happened recently. How far do you think it was correct? See, you need to understand कि अगर कहीं कोई पुलिस एनकाउंटर हुआ है तो दैट इज प्राइमरली वो कोई ये ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि भाई विच इज डन फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। पुलिस फायर पहले नहीं करती है कभी, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। व्हेन पुलिस इज फायर्ड अपॉन, यू रिप्लाई टू इट, यू रिटेलिएट, बिकॉज वो एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में रिप्लाई रिटेलिएट करना पड़ता है। समटाइम्स इन दोज रिटेलिएटरी फायर सम पीपल, सम क्रिमिनल्स डाई। सो इट्स नॉट समथिंग क्या कहते हैं जो कि किसी भी गेन के लिए, किसी बेनिफिट के लिए किया जाता है। इट इज जस्ट दैट कि जब किसी ऐसे सेल्फ डिफेंस के मैकेनिज्म में आपको रिटेलिएटरी फायर करना पड़ता है एंड सम क्रिमिनल डाइज, इट बिकम्स एन एनकाउंटर। बट देयर इज नेवर दिस थिंग कि भाई ये चीज है या ये वो चीज है। इट इज ऑलवेज डन इन दैट सेंस, एंड इफ देयर इज सम मेलाफाइड इंटेंशन अगर कहीं होती है और वो चीज निकल के आती है तो एक्शन इज टेकन अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स आल्सो, बिकॉज मेलाफाइड इंटेंशन से अगर कोई चीज करी गई है तो इट इज नेवर जस्टिफाइड। So there's another question from Anya. She says that over the past years, the number of rape cases have increased tremendously. We all protest for some days, but then the issue is left over. So what should be the punishment given to the culprits according to you? Is the current punishment enough for them? See, what we need to do is कि हम, and I think everybody is working towards it, कि हमें हमारा जो justice system है, criminal justice system, जिसका पुलिस भी एक part है, and there are different organizations, we need to ensure कि justice is delivered speedily and fast. हम जितना जल्दी उस चीज को डिलीवर कर देंगे जस्टिस को, वो डेटरेंट की तरह भी काम करता है। और क्या कहते हैं, आई थिंक दैट इज द मेन थिंग। जब हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, पेनल उसकी बात कर रहे हैं, तो द मेजर थिंग इज दिस ओनली, वो यही है कि जो हमारा सिस्टम है, अगर कहीं क्राइम हुआ है तो इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड जस्टिस इन अ लिमिटेड स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जैसा कि हम सब लोग बोलते हैं, जानते भी हैं। तो आई थिंक दैट इज द मेन थिंग। देयर आर नो मल्टीपल सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन नहीं है। द होल कॉन्सेप्ट इज कि कोई भी क्राइम हो, चाहे वो कैसा भी हीनियस क्राइम हो, अगर वो कमिट हुआ है, वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड स्विफ्ट एंड फेयर क्विक जस्टिस इन अ टाइम बाउंड मैनर। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू इंश्योर। As we are moving towards the end of our session, these are some of the last questions that we are taking. There is this one question from Samarth Malik who says that, sir, Muzaffarnagar is seen as a crime capital through years. So how did you feel when you joined there as a new SSP? See, पिछले काफी सालों में जिस तरह के इंसिडेंट्स रहे होंगे, उनकी वजह से एक नाम उसको दे दिया गया है। बट when I have worked here over the last year and a half as a SSP, there are multiple challenges. Criminal incidents भी हुए हैं, उसके अलावा अन्य चीजें भी हुई हैं, but overall I found Muzaffarnagar to be a very good place, and I found it to be a place where people are positive and they want to improve things, they want to change things. Definitely criminal elements हैं, पुलिस उनके ऊपर लगातार काम करती रहती है, and we do that thing. Other than that, इसके अलावा क्या कहते हैं, there are definitely very good things. यहाँ का youth जो है, there is a lot of energy I find. ठीक है ना, lot of people are there जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत different fields. I come across them, मेरी उनसे बातचीत होती रहती है, and I'm very positive about मुजफ्फरनगर because I feel कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी energy है, एक positive energy है, जिसकी वजह से यहाँ का future बड़ा अच्छा है. So crime is a small aspect. I think मुजफ्फरनगर को crime capital नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो उसके जो सारी positive चीजें हैं उनको खत्म करके negative aspect में पूरे नाम को बदल देता है. Definitely crime is a part of it, but it is just a part. So this is the last question that we're taking from the audience. Well, this is the question from Rohan. He's talking about the very relevant false cases that are registered against men, and there are no such laws to protect them. Also, these matters are not much highlighted in the society. So what can be done to protect them from false cases is his question. See, the concept is कि जब कोई भी लॉ बनता है, हर लॉ में ये पॉसिबिलिटी होती है कि उसका मिसयूज किया जा सके।
इट इज दी, उसके दो तरीके होते हैं। एक तो जो पॉलिटिकल लेवल पे होता है, एग्जीक्यूटिव के लेवल पे होता है कि गवर्नमेंट उसको काउंटर करने के लिए लॉ के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस डाल देती है जिसकी वजह से उसका मिसयूज ना हो पाए। अदर देन दैट ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल या हमारे लेवल पे हम लोग भी ये ट्राई करते हैं कि अगर हमें जो इन्वेस्टिगेशन है, द बेस्ट आंसर इज दैट यू नीड टू इंश्योर फेयर इन्वेस्टिगेशन। अगर हम फेयर इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, अगर कहीं नहीं हो रही है, जैसे हमें पता लगता है कि इन्वेस्टिगेशन है और इसमें ये चीज फॉल्स है, वी ट्राई टू इंश्योर कि फॉल्सली किसी को इम्प्लीकेट न किया जाए। डेफिनेटली अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो उनको टैकल करने की जरूरत है, एंड वी नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग्स, एंड दिस पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट विद मल्टीपल लॉज। इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल लॉ जिसमें पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बट उसका मेजर तरीका यही है कि यू इंश्योर फेयर इन्वेस्टिगेशन। एज अ पुलिस ऑफिसर इट इज माई जॉब दैट आई हैव टू इंश्योर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज अगर इन्वेस्टिगेशन ढंग से होती है तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि इस आदमी का नाम झूठा लिया गया है या इसका नाम गलत लिया गया है, इसको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, एंड वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम। So there are so many people who've said that they are big fans of you. I believe they have followed you over social media, and everyone who follows you on social media knows that you're very inclined towards fitness. So this is the last question for the day from my side, sir. That what do you think is the importance of fitness, especially for police officers and for the youth of the country? देखिए, पुलिस ऑफिसर के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक आई नीड टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि वो इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। जिस तरह का जॉब है पुलिस ऑफिसर का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू बी फिट सो दैट यू कैन एक्टिवली डू योर जॉब एंड आप उसमें एक्टिव हैं। मैं सबके लिए ये चीज कहूंगा कि इट डजंट मैटर आप क्या कर रहे हैं, इट रियली डज नॉट मैटर कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, आप क्या जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। टेक आउट हाफ एन आवर। आपको जिम जाना नहीं अच्छा लगता, दौड़ लगा लो। दौड़ नहीं लगाना अच्छा लगता, जिम कर लो। जिम नहीं अच्छा लगता, योगा कर लो। डू समथिंग विद योर बॉडी। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट। आपका हेल्थ तो है ही सबसे बड़ा रीजन कि आप हो सकता है आप जंक फूड खाते हो, आपको पसंद हो सकता है आप क्या कहते हैं बाहर जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हो, सारी चीजें करते हो। योर बॉडी accumulates this bad stuff over time. आपके अगर लेट्स से कल को आपको ओबेसिटी हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, इट विल नॉट गो अवे इन वन डे। जब आप फिजिकल फिटनेस और हेल्थ पे थोड़ा काम करते रहते हैं ना, तो आप अगर कुछ इधर उधर की चीजें खा भी लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो फिजिकल फिटनेस का टाइम है ना, वो उन चीजों को काटता रहता है, आपकी हेल्थ और आपकी लॉन्गेविटी लाइफ की बढ़ाने में मदद करता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ, कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं दिन में, तो आप अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज में बड़ा एक्टिव रहते हैं, बड़ा पॉजिटिव रहते हैं, बड़ा एनर्जेटिक रहते हैं। तो आप लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हैं, चाहे आप सिविल सर्विसेज के लिए बैठ के पढ़ ही रहे हैं, आप अपने रूम पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो वहीं पे पुशअप्स लगा लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट ऑलवेज एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट फॉर अ डे। ये चीज नहीं है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आपको उसका ये फायदा मिल जाएगा। आपकी बॉडी इज द प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। To have a healthy body, you need to ensure physical fitness, because अगर आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं तो आपकी बॉडी किसी भी तरीके से रूटीन से बाहर नहीं निकल रही है। और आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी ऐसी चीजें आप खा रहे हैं जो जा रही हैं, जो आगे जाके उसको हार्म करेंगे, तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं है। और जैसा मैंने कहा, इट कैन बी एनीथिंग जो आपको ठीक लगे। जस्ट डू रनिंग। अगर आपको जिम, डंबल, पुशअप ये सब नहीं अच्छा लगता, रनिंग कर लो, स्किपिंग कर लो, जंपिंग कर लो, कुछ भी कर लो। कुछ एड्रेनलिन रश बॉडी में होना बहुत जरूरी है। आपकी पूरी बॉडी के पार्ट्स मूव करें एंड यू हैव दैट बेसिक फिटनेस लेवल। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक बॉडी बिल्डर बन जाएं या पिलाटेस करें, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। बट बेसिक फिटनेस एंड बेसिक फिजिकल एक्टिविटी इज नेसेसरी फॉर योर बॉडी एंड फॉर योर माइंड इन द लॉन्ग टर्म। आपकी बॉडी और माइंड अगर कनेक्टेड रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो वो आपकी लाइफ में आने वाली हर चीज में हेल्प करेगी, चाहे आप कुछ भी करना चाहें। So I think it is the most important thing. Take out 15, 20, 30 minutes, if not more, and definitely do something every day. Thank you so much, sir, for answering all our questions. I think it was an honor to have you with us. Now, I would like to request the student union members of Motilal Nehru College to take over and deliver the vote of thanks. Thank you so much, sir. Good morning, sir. I'm Vanshal Tyagi, Student Union Secretary of Motilal Nehru College. सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने ये सेशन ज्वाइन किया और सब छात्रों का इतने अच्छे से मार्गदर्शन किया। आपके द्वारा बताए गए इन पथों पर चलकर और इसी तरह मेहनत कर कॉलेज का हर छात्र आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जो आपने मेहनत को लेकर बात करी और फिटनेस को लेकर बात करी, उसमें हम सब कोशिश करेंगे आगे अपनी फिटनेस पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए और उसके साथ साथ पढ़ाई और सभी चीजों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, एक और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिस दिन आपको हम इनविटेशन देने गए, आपने उसी दिन एकदम से इनविटेशन एक्सेप्ट किया
और एकदम आने के लिए परमिशन आपने आने के लिए कह दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। Thank you. It was a pleasure being with you all. Thank you so much. थैंक यू सर। Thank you so much for everyone for joining this session. Now,